पहली बात यह कि आपने स्ट्रगल किया, हमने स्ट्रगल किया, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को स्ट्रगल ना करना पड़े। बहुत जेन्युइन सी फीलिंग है ये, केवल मनुष्यों में नहीं हर प्राणी में फीलिंग है कि उनके बच्चों को संघर्ष ना करना पड़े। तो हम भी ऐसा चाहते हैं, हर कोई चाहता है। लेकिन होता क्या है कि जो हमारा थॉट पैटर्न है, रियलिटी उसके ठीक विपरीत है। जैसे आप हैं, मैं हूं और बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अचीवमेंट्स हासिल की। जब अपने बच्चों को सुविधाएं देते हैं, उनका लॉजिक क्या होता है कि बेटा हम तो लाइट भी नहीं आती थी, टेबल लैंप जलाते थे। टेबल क्या, वो जो डिबरी वाला होता था, ऑयल वाला जो लैंप होता था, लालटेन जलाते थे, उससे पढ़ते थे। तुम्हें तो एसी, पंखा, कूलर सब कुछ मिला हुआ है, इतने बढ़िया लाइट्स मिली हुई हैं, लाइट भी नहीं जाती है, जनरेटर भी लगा हुआ है। बेटा एक तो हमारे पुरानी पीढ़ी में सब पेरेंट्स का स्कूल नदी के उस पार ही था। हमारा स्कूल तो नदी के उस पार था। मैं परेशान हूं कि सारे स्कूल नदी के उस पार थे, तो लोग इस पार क्यों रहते थे? उसी पार रह लेते। पर सभी के पिताजी नदी के उस पार पढ़ते थे, और नदी पे पुल भी नहीं होता था। नदी पैदल पार करते थे, 10 मील दूर चल के जाते थे, फिर स्कूल में स्ट्रगल होती थी। ये हम सब ने सुना है। लेकिन उनके बच्चों को सुविधाएं बेहतर मिली, हमारे बच्चों को और मिल रही हैं। लेकिन जो सही लॉजिक है वो क्या है? कोई व्यक्ति इतना महान इसलिए बना, इतना अच्छा इसलिए बना कि उसने स्ट्रगल की थी। क्योंकि स्ट्रगल करने से उसके अंदर जो स्मार्टनेस आती है, उसके बिना आ ही नहीं सकता। थॉमस एडिसन को स्कूल के लोगों ने कहा कि ये पागल बच्चा है, हम नहीं झेल पाएंगे इसको, स्कूल से निकाल दिया उसको। उसकी माँ बड़ी समझदार थी, तो बच्चे को माँ लेके आई घर। बच्चे ने पूछा, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा कल से? तो बोली, हाँ बेटा, क्यों? तो उसने कहा, प्रिंसिपल कह रहे थे कि बाकी बच्चे तुम्हारे साथ चल नहीं पाएंगे। बात तो सही बोली, पर दूसरे तरीके से बोली। घर में पढ़ाया, 12 साल की उम्र में उसको सेल्समैन बना दिया। 14 साल की उम्र में वो टेलीकॉम ऑपरेटर बना पहली बार। जिज्ञासा पैदा हुई, रिसर्च करने लगा। करते करते उसने 20-25 की उम्र में, जिसको हम फोनोग्राफ कहते हैं, उसका आविष्कार किया। और वो आदमी जिसको स्कूल ने पागल कह के, मेंटली रिटार्डेड कह के निकाला था, 1078 पेटेंट उसके नाम पे हैं। ये वो बच्चा था, क्योंकि उसको स्ट्रगल मिली। जिसको स्ट्रगल नहीं मिलेगी, कोई खास तीर नहीं मार पाएगा। सही बात है। इसलिए अगर आप चाहेंगे आपके बच्चों को सारी सुविधाएं मिले, तो एवरेज लोग बनेंगे, बहुत खतरनाक किस्म के लोग बनेंगे, इस पर के चांसेस कम है। तो तरीका ये है कि सुविधाएं दें, थोड़ा सा लिमिट करें, और कोशिश करें कि किसी एक मामले में फायर उनके अंदर पैदा हो। किसी एक मामले में उनको 10 ऑप्शन दीजिए कि भाई तुम्हें खेलना है तो 4 दिन ये खेल खेल के देखो, क्रिकेट खेल के देखो, फुटबॉल खेल के देखो। जिस खेल में उनका एप्टीट्यूड ठीक से काम करे, उनका मन भी लग जाए, उसमें आगे बढ़ाइए। जिस दिन आपके बच्चे को कोई फील्ड मिलेगी जहां उसका मन कर जाएगा, फिर ये चीज बीच में नहीं आएगी कि सुविधाएं हैं तो बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे, फिर बढ़ेंगे। उनको इंटरेस्ट वैसा डेवलप होना चाहिए। तो आपके और मेरे लिए सलाह ये है, क्योंकि हमारे बच्चे उस स्थिति में हैं कि संघर्ष वैसे तो नहीं मिलेगा उनको, तो थोड़े और संघर्ष, थोड़ा हॉस्टल लाइफ जब मिलेगी, बाहर जाएंगे, 50 लोगों से मिलना जुलना होगा, वो होगा। एक ऐसी फील्ड चुनवा दीजिए जो उनके इंटरेस्ट की हो, और उसमें उनका मन करे कि मैं कमाल कर दूं, तो फिर आप पाएंगे वो सारे सिम्टम्स दिखेंगे जो हमें अभी नहीं दिख रहे। एक इसमें आखिरी छोटी सी बात मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, मेरा एक बेटा है, एक बिटिया है, जो मतलब हमारे भाई साहब की बेटी है, हमारे साथ रहती है। दोनों बच्चे 17 साल के अभी हैं, 18 के होने वाले। एकदम सामान्य बच्चे हैं, पढ़ने में भी सामान्य हैं, हर चीज में सामान्य हैं। ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, साधारणता को एंजॉय करना है। हर बच्चा महान नहीं बन सकता। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब तक स्पार्क ना हो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और स्पार्क हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग टाइम पे आता है। विवेकानंद जब तक रामकृष्ण परमहंस से नहीं मिले थे, वो स्पार्क नहीं आया था। वहां जाके स्पार्क आया, तब वो महान बने। महावीर स्वामी 30 की उम्र में घर से निकले, और उसके बाद 12 साल तपस्या की उन्होंने। भगवान बुद्ध 28 की उम्र में घर से निकले। आप पाएंगे जितने महान लोग हैं, लगभग 28 से 35 के बीच की एज में वो महानता के पहले बिंदु पर पहुंचते हैं। और हम 13 साल में, 14 साल में उम्मीद करें कि बच्चा कमाल कर दे। उस स्पार्क का वेट कीजिए, चिंगारी कभी तो लगेगी। वो चिंगारी जब लगेगी कमाल हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। चिंगारी का इंतजार कीजिए, चिंगारी का माहौल बनाइए, घास फूस इकट्ठा करते रहिए ताकि चिंगारी आए तो आग लग जाए। बस हमारा उतना ही काम है।
आपने थॉमस एडिसन का कहा कि वो सेल्समैन बना, सेल्समैन तो आप भी बने थे, आपने कैलकुलेटर बेचे। तो जब जिंदगी का आपका वो पड़ाव आया, जब आप डाउन एंड डस्टेड थे, तो वहाँ से कैसे उठे? मैं 16.5 की उम्र में डीयू में पढ़ने आया था और घर में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई कि मुझे 17.25 साल की उम्र से नौकरी करनी शुरू करनी पड़ी। जैन समाज में शायद ये सामान्य बात है, 15-16 साल में बच्चा गले पे बैठ ही जाता है आपके समाज में। मैंने सुना है कि ऐसी ट्रेनिंग होती है और ये ट्रेनिंग का बड़ा अच्छा तरीका है। क्योंकि जब मैंने पहली बार एक जैन को ये बात बताई, बोला हमारे तो होता ही है, इसमें क्या खास बात है। तो मैंने कहा हमारे नहीं होता भाई, हमारे लिए तो ये अलग बात थी। तो मैंने करीब 17 की उम्र में सेल्समैन की नौकरी की, कैलकुलेटर्स बेचता था उन दिनों। अच्छा टाइम था, खूब दुत्कारा जाता था। आप किसी को बेचने जा रहे हैं, वो खरीदने के मूड में नहीं है, आपका टारगेट है नौकरी बचाने के लिए, आप पूरी ताकत लगाइए, खरीद ही लो भाई। वो नहीं खरीद रहा है, खराब से बोल भी देगा, गालियाँ भी सुनेंगे ही आप, पर उसके बिना मज़ा भी तो नहीं ज़िंदगी में, थोड़ा वो झेलना ज़रूरी है। तो मैं बहुत खुश इस बात से, मेरे पेरेंट्स दुखी रहे लंबे समय तक कि जो तुम्हारा करियर बनने का समय था, हमने तुम्हें उस समय स्ट्रगल में डाल दिया। अब तो मेरी माँ नहीं है, 6 साल पहले उनका देहांत हो गया। पर मैंने उनसे हमेशा ये बात कही कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपने क्या किया मेरे लिए। अगर आप भी मुझे सारी सुविधाएं देते तो मैं भी एक सामान्य जीवन जी रहा होता। स्ट्रगल्स दी तो उससे चीज़ें बहुत बेहतर हो गई। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स का कि स्ट्रगल्स दी उन्होंने। हो सके तो थोड़ा बहुत हम भी दें स्ट्रगल्स, और उससे अच्छा रहता है। आपने माँ का अपना नाम लिया। हम मेरा एक क्वेश्चन अब नेक्स्ट इमोशंस को लेके है, और स्वतः यहाँ पे बहुत जेंट्स बैठे हैं, उनके लेके है। लेडीज़ फिर भी अपना इमोशंस कहीं ना कहीं निकाल देती है, बट हम जेंट्स एक उम्र के आने के बाद अपना इमोशंस दिखा नहीं पाते। हमें हमेशा बचपन से सिखाया जाता है कि अपने इमोशंस कुछ भी हो आपको छुपा के चलने हैं लाइफ में। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहें? लगभग पूरी दुनिया में ऐसा है, कुछ समाजों को छोड़कर। कुछ समाज ऐसे हैं जहाँ पुरुष खूब रोते हैं, उनका रोना अच्छी बात मानी जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। महिलाएं रो रही हैं, पुरुष भी रो रहे हैं साथ साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। आपको हंसी आ रही है क्योंकि आप इस समाज से हैं, उनको हंसी भी नहीं आती इस बात पे, क्योंकि उनके समाज में नॉर्मल बात है। कुछ ट्राइबल सोसाइटीज हैं ऐसी, जो सो कॉल्ड सिविलाइज सोसाइटीज है, जैसे हम सभ्य समाज हैं। ये सभ्य समाज दरअसल मूर्ख समाज है। ये अपनी बेसिक टेंडेंसी से बहुत दूर निकल गए हैं और बोलते हैं कि हम सभ्य हैं। बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज हमसे बहुत एडवांस्ड हैं कई मामलों में। तो सभ्य समाज में अगर बहुत पीछे जाएं तो जब सभ्यता शुरू हो रही थी, खतरे बहुत ज़्यादा थे आसपास। अब जब खतरे बहुत ज़्यादा हों, लोग शिकार करते थे। बहुत कम समाजों के पास ये सुविधा थी कि वो कंद मूल खा के जिंदा रह सकें। भारत एक ऐसा अच्छा उदाहरण है। अच्छा, जैन समाज आप देखेंगे, जैन समाज मुख्य रूप से भारत में ही है, पश्चिमी देशों में नहीं है, क्योंकि उतनी सर्दी में आप केवल शाकाहार और दिगंबर परंपरा के साथ नहीं रह सकते। तो इसलिए जैन समाज आपको वहाँ नहीं दिखता है। रेतीले देशों में, मिडिल ईस्ट में जैन समाज नहीं है, क्योंकि वहाँ शाकाहार से काम नहीं चलता है। तो शाकाहारी समाज जिसकी जिद है कि हम शुद्ध शाकाहारी, जो आलू तक नहीं खाएंगे, जो अभी कई चीज़ों की बात चल रही थी हमारी कि हम अदरक भी नहीं खाएंगे, हम हल्दी भी, जो हरी हल्दी नहीं खाते हैं, हम शक्कर जो और जिमिकंद वो नहीं खाएंगे। हम इस लेवल तक जब शाकाहार को लेकर चलेंगे तो सीधी सी बात है, आप उसी देश में रह पाएंगे जहाँ सारी ऋतुएं होंगी और अच्छी खेती होगी। वो दुनिया में बहुत कम देशों में होता था। ग्रीनलैंड में जैन समाज नहीं चल सकता, सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ संभव नहीं है सब चीज़ें। तो अधिकांश समाजों में पुरुषों ने शिकार किया जिंदा रहने के लिए। महिलाएं गर्भवती होती थी, उस समय तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी नहीं थे, बार बार गर्भ होता था। 13-14 की उम्र से 35-36-38 की उम्र तक लगातार एक बच्चा हुआ, फिर दूसरा हुआ, क्योंकि 20 होंगे तो 2 बचेंगे, 18 मर जाएंगे। तो महिलाएं लगातार माँ बन रही हैं और बच्चे पाल रही हैं। पुरुष की जिम्मेदारी है कि बाहर जाके कुछ लाना है खाने को, शिकार करना है। शिकार करने गए हैं तो शिकार हो जाने का खतरा भी है, सीधी सी बात है। तो उस समय के पुरुषों की जो परवरिश हुई वो ये थी कि उनको बहुत साहसी होना है, लड़ाकू बनना है। और जो बहुत लड़ाकू है वो रोता वो ठीक नहीं लगता है। इसलिए उन समाजों ने एक नियम बनाया कि लड़के रोएंगे नहीं। मन में तो आएगा इमोशन, रोना नहीं, दबा लेना है। और ये होते होते पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऐसी नॉर्म बन गई कि लड़कों का रोना कमजोरी का लक्षण बन गया।
अब तो घरों में क्या है, 2 साल का लड़का भी रोए तो क्या बोलते हैं मम्मी और पापा, है तो लड़की है, तो बेटी है। और उसको इसमें 2 बात समझ में आती हैं, एक तो ये कि गलत है, दूसरा लड़की होना लड़का होने से खराब बात है। क्योंकि कोई लड़का रोए और आप कहें तो लड़की है, इस पे अंडरस्टूड है कि लड़की होना खराब बात है, लड़का होना अच्छी बात है। और धीरे धीरे लड़के सोचते हैं अच्छा मैं खास हूं, मुझे रोना नहीं है, रुलाना है। और फिर वो जिंदगी भर रोता नहीं है। और जितना नहीं, रुलाती महिलाएं भी कम नहीं है वैसे, वो तो मैंने मजाक में कहा, रुलाने वाला काम तो दोनों करते हैं। लेकिन लड़कों की मजबूरी है कि उनको समाज में ठीक दिखने के लिए अपने इमोशंस को बहुत मारना पड़ता है। अब जैसे समाज में इसकी जरूरत नहीं है, अब कौन सा भाला लेके शिकार करने जा रहे हैं, अब तो पुलिस है, सेना है, सब चीजें हैं। अब समय आ गया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ इमोशंस हो और रोते हुए पुरुषों का सम्मान किया जाए। अब आपको फिर हंसी आ गई, देखिए इस बात पर। जब तक ये हंसी आती रहेगी मामला ठीक नहीं होगा। जिस दिन पुरुष के रोने पर हंसी आनी बंद हो जाएगी उस दिन मामला ठीक हो जाएगा। इसलिए आपका बेटा रोए, टॉन्ट मत कीजिएगा, बस सिर पे हाथ रखना है, कंधे पे हाथ रखना है, रो ले आपके साथ। और हो सके तो साथ में खुद भी रो लेना है, 2 आंसू निकाल देने हैं। बेशक अकेले में ले जाओ उसको, दोनों बाप बेटा रोए साथ साथ, रो लीजिए। मैं वो गारंटी से कह रहा हूं, जितना हल्का उस दिन महसूस करेंगे उतना कभी नहीं करेंगे।